नमस्कार, मैं राकेश परमार। सबसे तो पहले आज बीपी संधू ने मेडल के साथ भारत के सरजमी पर अपना पांव रखा। नेता से लेकर के अभिनेता तक जिन लोगों ने बीपी संधू के लिए ढेरे भर करके कोई काम न किया, उन लोगों ने भी शुभकामना और संदेश का बाण लगा दिया। तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं तो इन सब मामलों में आगे ही रहता हूँ। तो मेरे तरफ से संधू और उन तमाम खिलाड़ियों को जो अपने बलबूते अपने मेहनत से देश में और विदेश में देश का नाम रोशन करते हैं, उन सबको मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद और जीत की बधाई देता हूँ। जो पदक से रह गए, मैं उनका हौसला अफजाई करता हूँ कि आपने दिल जीता है। खेल में दो ही चीज़ होता है, या तो हार होता है या जीत होता है। खेलना ही खेल का काम है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करिए, फल कैसा होगा वो हम सोचेंगे। आपका काम कर्म करना है और ईमानदारी से कर्म करना है। हमारे खिलाड़ी अपना कर्म ईमानदारी से करें, यही मैं उनको सुझाव दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि भविष्य आपका उज्जवल है, भारत का नाम आप रोशन करें। एक मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि कोरोना गया नहीं है। देश के कई भागों में कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। अब आप कहेंगे कि राकेश तेरे पास कोई मैसेज आया क्या? समाचार में तो कहीं कोरोना है ही नहीं है। वो समाचार में कोरोना इसलिए नहीं है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मेहनत से, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम से और सरकार के सहयोग और समर्थन से उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो भी कोरोना वीर हैं, जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं और किसी भी रूप में कोरोना में अपना योगदान देने वाले लोग हैं, वो सबके सब बधाई के पात्र हैं। और उनको कुशल नेतृत्व मोटिवेशन देने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार बधाई के पात्र है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है। समाचार में इसीलिए गायब है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में 5 मरीज भी अगर आ जाते तो समाचार में रुदाली चालू हो जाती। केरल में आ रहा है 20, 25 हजार, 30 हजार, 50 हजार, लेकिन वो केरल में कम्युनिस्ट की शासन है और अभी भी पत्रकारिता में कम्युनिज्म हाजिर है, मतलब हावी है। हमारा पत्रकार कम्युनिस्ट माइंड से आगे सोच ही नहीं सकता। पत्रकारों ने समय से नहीं, हर समय ये अपने आप को बताने और अपने आप को साबित करने का कोशिश किया है कि वो देश विरोधी है। मैं सीधे कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो मेरे पर केस कर सकता है। मैं साक्षात्कार में उनको साबित कर दूंगा कि वो ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाते जो राष्ट्र हित का मुद्दा हो। वो वही मुद्दा उठाते हैं, वही मुद्दा को प्रचारित करते हैं जिस पर या तो उनको फंडिंग हुई हो, या उनको माइलेज मिल रहा हो, या जिसमें हिंदू धर्म का नुकसान हो रहा हो। हमारा पत्रकार इससे आगे सोच नहीं सकता। तो केरल में महामारी का रूप ले लिया है। उसका कारण रहा कि ईद पर कुर्बानी दी गई मवेशियों की, निर्दोष पशुओं की सड़कों पर सड़कें लाल कर दी गई। अब चूंकि वो निर्दोष जानवर भी अल्लाह के ही देन है, उनके शब्दों में, हमारे शब्दों में भगवान का देन है, क्योंकि हर जीव में ईश्वर का वास है। मुसलमान का ईश्वर अल्लाह है तो अल्लाह का वास है। हमें उसमें लड़ाई नहीं है कि तेरा ईश्वर है कि मेरा अल्लाह, ये चर्चा का विषय नहीं है। तो अगर हर चीज़ में ईश्वर का वास है, हर चीज़ में अल्लाह का वास है, आप कहते हो कि अल्लाह ने जन्नत बनाया है, अल्लाह ने ये दुनिया बनाया है, तो अल्लाह ने उस बेजुबान पशु को भी तो बनाया है जिसको हलाल कर दिया आपने। तो हो सकता है उन्हीं का कोप हो, खौफ हो और उनका गुस्सा हो कि आपने बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दी है और अब आपके घर घर से कुर्बानी देने पर मजबूर कर दिया है, और मजबूरी में आप सबों का जान कुर्बान हो रहा है कोरोना के बहाना से। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी इसलिए नहीं है कि वो समाचारों में नहीं है। असमाचार में इसलिए नहीं है कि वहाँ कम्युनिस्ट का शासन है और योगी आदित्यनाथ जी का वहाँ पर कोई संपर्क नहीं है। इसलिए आप मानिए, आप जानिए कि देश से कोरोना गया नहीं है। कोरोना है, इसलिए आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए। जो
डॉक्टर बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं, कोरोना में लगे हुए कोरोना वीर बताते हैं, और जो इसके विशेषज्ञ हैं, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि कोरोना से बचाव का क्या उपाय है। चूँकि मैं समाचार चैनलों पर, समाचार माध्यम से डॉक्टरों का और इससे संबंधित लोगों का सुनता हूँ कि भाई आप नियमित रूप से मास्क पहनिए, वो आप पहनिए, नियमित अंतराल पर अपने हाथों को धोते रहिए, वो आप धोते रहिए, और बहुत ज़रूरी से ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो कृपया अपने घर से बाहर ना निकलिए, और अगर बाहर निकलिए तो प्रयास करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, अगर उनके पास यातायात का अपना साधन है तो उसका प्रयोग करें। अगर मान लो कि वो आर्थिक रूप से मजबूत आदमी नहीं है तो कम से कम साइकिल का प्रयोग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाएंगे, कोरोना को संक्रमित होने का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ाएंगे, और आप स्वयं संक्रमित होंगे, और आपकी वजह से आपके घर में कोरोना आएगा और आपका परिवार संक्रमित होगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकले और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। ये मेरे तरफ से आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अब आते हैं आज का मेन विषय। मित्रों, आज का मुख्य विषय है कि क्या जात बड़ा है या राष्ट्र। मैं ये इसलिए कहने पर मजबूर हुआ हूँ क्योंकि ये कोई आज की बीमारी नहीं है कि कोई 2021 में हुई। हम जब 1942 में आज़ाद क्रांति की एक बड़ी जो जोशी हुई और अंग्रेज़ों ने भारतीयों से मिल करके सत्ता का हस्तांतरण किया, और हम 1952 में पहली बार अपना संसद चुने अपने लोगों के द्वारा, तभी से हमने ये मन में ठान लिया कि हमने देश आज़ाद नहीं कराया है, हमने गुलाम खरीदा है। इसको जिस मर्जी से चाहेंगे उस मर्जी से करेंगे, जब जैसा तोड़ना मोड़ना मरोड़ना काटना छाटना जैसा मर्जी होगा हम वैसा करेंगे, अपने हिसाब से खेलेंगे। एक खेल तो हमने 52 से पहले ही कर दिया, देश के 2 टुकड़े करके धार्मिक आधार पर। एक खेल अब फिर नया हम खेल रहे हैं क्योंकि हमें उससे भी संतुष्टि नहीं हुई देश के एक टुकड़े करके। अब हम अपने देश को पुनः उसी स्थिति पर लेकर के जाना चाहते हैं, कबीलाई स्थिति में, जिसमें पहले अलग अलग कबीलों के अलग अलग सरदार होते थे, और उन कबीले के सरदारी के लिए भी मारामारी होती थी कि तुम्हारी ये योग्यता नहीं है, जिसकी योग्यता है गर्दन काटने की वो होगा फलाना ठिकाना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब आजकल एक बड़ा जोर शोर से मुद्दा उछाला जा रहा है, जातिगत आधार पर जनगणना। मित्रों, पहले हमने जातिगत आधार पर आरक्षण दिया, हमने पहले प्रतिभा के आगे जाति को महत्व दिया। हमने कहा कि भाई पढ़ना लिखना तो अलग का काम है, आप पढ़ लिख करके राष्ट्र को उन्नति पर लेकर चले जाओगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर सारा भारतवर्ष पढ़ जाएगा, होशियार हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो फिर हमारा अंगूठा टेप पत्नी को, मुख्यमंत्री को कैसे बर्दाश्त करेगा? हमारा आवारा नालायक बेटे को अपना नेता के रूप में कैसे मानेगा? खींच खाच करके 5वीं पास बेटे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कैसे बनाएगा? चोरी डकैती बदमाशी बलात्कारी और तरह तरह के कुकर्म करने वालों को भी माननीय की डिग्री कैसे दिलवा पाएगा? वो समझ जाएगा कि भाई तू कैसे माननीय बनेगा, भाई तेरे पर तो बलात्कार का केस है, वो तो होगा नहीं। लेकिन हम आपको घुमाए रहेंगे, हिप्नोटाइज किए रहेंगे, आपको अपने ही उलझनों में फंसाए रहेंगे, तभी ना आप कुछ सोच नहीं पाएंगे। जैसे नशा क्यों बुरा है भाई? क्यों कहा जाता है कि आप नशे से दूर रहें? नशे से दूर आपको इसलिए बताया जाता है कि अगर आप नशे के गिरफ्त में रहेंगे तो आप कुछ सोच समझ नहीं पाएंगे। आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आप लोग सड़कों पर चलते होंगे तो देखते होंगे कुछ लोग जहरीली दारू या नशा करके सड़कों पर गिरे रहते हैं। आप अगर लाल किला के पीछे से रिंग रोड के हाईवे से अगर आप जाते होंगे तो ये देखते होंगे कि दिल्ली उल्ली गेट के आजू बाजू सैकड़ों लोग, मतलब नौजवान, जमीन पर सोए हुए हैं। आज ये चाहे वो बारिश हो, धूल हो, धूप हो, सर्दी हो, उन्हें कुछ नहीं होगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनमें से किसी को कोरोना भी नहीं हुआ, और वो सब ऐसी सड़कों पर लेटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नशे के गिरफ्त में, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उनका दुनिया ये है कि जैसे होश में आएंगे
कहीं से छिंताई लुटाई बदमाशी करके, क्योंकि वो काम धाम तो करते नहीं, नौकरी चाकरी के लायक ही नहीं है, तो वो छीन छान करके कहीं से चुरा उरा करके अपना फिर नशे के पुड़िया लाएंगे, पुड़िया मार के फिर सो जाएंगे, और ऐसे ही किसी दिन सोए रह जाएंगे और म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी लेकर के चली जाएगी। वो इसीलिए नशा को बुरा कर, उससे भी बड़ा और खतरनाक नशे से आपको ग्रसित करवाया गया है। आप उससे भी बुरी स्थिति में हैं, आपको समझ नहीं आ रही है। इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको ना समझ पा रहा हूं, लेकिन आप हैं, इसलिए है कि आपको इस बात की समझ ही नहीं आ रही है कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है और हम क्या होने दे रहे हैं। पहले आरक्षण के आधार पर प्रतिभा पलायन हुआ, हमारे लोग दुनिया में जा करके देश दुनिया का नाम रोशन किए, दुनिया के काम आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई हमारे यहाँ कर रहे हैं, पैसा हमारा और हमारे रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और फायदा दुनिया को पहुँचा रहे हैं, बाहर के लोगों को, और हम उसी को मोल लेकर के खरीद रहे हैं। मतलब हम एप्पल का मोबाइल खरीद करके चौड़ा हो रहे हैं कि हम एप्पल का मोबाइल रखें, हम गूगल पर सर्च करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि हमने गूगल पर सर्च किया है। लेकिन आपको पता है कि गूगल का CEO कौन है? भारत का बेटा है, भारतीय है। एप्पल का बड़ा अधिकारी कौन है? भारत का बेटा है। दुनिया की जो सबसे टॉप 5 कंपनियां हैं या टॉप 10 कंपनियां हैं जो दुनिया में उसका स्थान है 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक, उनमें 1 से लेकर के 10 तक का स्टाफ भारत का बेटा है, क्योंकि यहाँ पर उसको आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं मिली, वो वहाँ गया और दुनिया ने उसको हाथों हाथ लिया। खैर ये तो सबको पता है, इस पर क्या चर्चा करेंगे। मित्रों, जो नया संरूपा छोड़ा जा रहा है जातिगत आधार पर जनगणना, ये क्यों किया जा रहा है आप ये जानिए। असल में जो पहले जातीय आधार पर जनगणना हुई है उसके आधार पर जो रिजर्वेशन देशवासियों को मिल रहा है उसी में बहुत बड़ा घोटाला है, उसी में बहुत बड़ी बेईमानी है। जैसे मान लो आपको कराऊं कि पिछड़ी वर्ग के लिए 27% का आरक्षण है, और आपको पता है पिछड़े वर्ग में 900 से ऊपर जातियां आती हैं, और 27% का आरक्षण पिछड़ी समाज का 25% आदमी भी नहीं ले रहा, मतलब पिछड़ी का है। पिछड़ी में मान लो पिछड़ी के 100 लोग हैं पूरे देश में, तो 100 में 100 जाति के लोग हैं। आरक्षण का लाभ कायदे से 100 लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन ले कितने रहे हैं? 5 लोग। 5 लोग इस पूरे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उस पूरे आरक्षण का मजा ले रहे हैं, और बाकी सारे 95 लोग उसी तरह से निष्क्रिय है, नकारे जा चुके हैं, नेग्लेक्टेड है, अछूत है, उनको कोई छूने को तैयार नहीं है, उनके अपने लोग उनको छूने को तैयार नहीं है, उनको मानने को तैयार नहीं है, उनको देने को तैयार नहीं है। अब मैं राकेश सिंह परमार स्वर्ण समाज से हूँ, क्षत्रिय जाति से हूँ, तो आरक्षण का मेरे को तो बेनिफिट है नहीं किसी रूप में, तो मैं आरक्षण का हक नहीं मार रहा हूं। पहले जान लीजिए, आरक्षण का हक कौन मान रहा है? जो आरक्षित वर्ग में आता है वो आरक्षण का लाभ पा रहा है। आपको उदाहरण के लिए बता दूं, अब मान लीजिए ओबीसी आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण, मैं यूपी और बिहार की बात करूं, पूरी दुनिया की नहीं, मैं तो चूंकि हिंदी में बोल रहे हैं तो यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोग ही सुनेंगे समझेंगे, तमिलनाडु, मलयालम, केरल वाला तो मेरी बात समझेगा नहीं, क्योंकि हमने उन लोगों को हिंदी समझने ही नहीं दी कि लोग देश की बात एक दूसरे को जान लें। तो ये एक अलग मुद्दा है, वो अलग बात करेंगे। अब उत्तर प्रदेश का मैं हूं तो पहले उत्तर प्रदेश की बात करें। अब उत्तर प्रदेश में पिछड़ी के आरक्षण में मेरे गांव का जो यादव है वो आज भी दूध निकाल करके अपना रोजी चला रहा है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव खुद मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री और नेता विपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष की राजनीति में अपने वर्चस्व में है। उनका बेटा जो डोनेशन पर विदेश पढ़ा, देश में पढ़ने लायक ही नहीं था, तेज तरार नहीं था, पढ़ाई में तेज नहीं था। वो खैर बात है, पढ़ाई में तेज और कमजोर विद्यार्थी होते हैं, जिस तरह से खेल में हार जीत होती है उसी तरह से अब विद्यार्थी भी कोई तेज होता है, कोई कमजोर होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो विदेश से डिग्री खरीद के लाया। अब उस डिग्री के बल पर मूंगफली भी नहीं बेच सकता था, तो क्या करता? मुलायम सिंह ने उसको अपने जगह मुख्यमंत्री बना दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के रूप में वोट मांगे, लोगों ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने को वोट दिया। जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई ये सब तो मेरे गुलामी है ना, जिन्होंने मेरे को वोट दिया, मेरा बेटा आएगा।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछड़ी का हक कौन मारा? अगर मुलायम सिंह पिछड़ी को बनाना चाह रहे थे तो मेरे गांव के उस यादव को क्यों नहीं बनाए जो समाज के लिए रोज रोज दौड़ता है देश दुनिया में, जो गांव में हर आदमी की समाज की बात करता है? और क्या पूरे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को अखिलेश यादव से ज़्यादा पिछड़ी कोई नहीं मिला? वो अखिलेश यादव जो विदेशी गाड़ी में घूमता है और शानदार जीवन जीता है, ना उसका सोच में पिछड़ापन है, ना शरीर में पिछड़ापन है, ना उसके आर्थिक स्थिति में पिछड़ापन है, और शैक्षिक स्थिति में पिछड़ापन नहीं है। डिग्री इंजीनियरिंग की तो खर्च चलाई है नहीं पर्यावरण विज्ञान में, तो वो क्यों? यही चीज आप ना समझे, इसीलिए अब एक नया संगोपा दिया गया है जाति आधार पर, ताकि सड़कों पर क्लेश हो, महामारी हो और लोग एक बार पुनः इसी में उलझ जावे, ये सोच ही ना पावे कि भाई हमारे वोट के बल पर मुलायम सिंह जिनके पास साइकिल खरीदने की पैसा नहीं थी, लोन ले करके लोगों से चंदा ले करके एक पुराना साइकिल खरीदे, इसीलिए उन्होंने अपना चुनाव निशान साइकिल मांगा था, क्योंकि साइकिल से उनका इमोशन जुड़ा था। उसी साइकिल से घूम घूम करके राजनीति करते थे। आज लखनऊ से सफाई मतदान देने आते हैं चार्टर्ड प्लेन में, और उनका बेटा जो असल में उनका बेटा ही नहीं है, उसके बाद दुनिया के सबसे महंगे कारों का काफिला है, और लखनऊ का सबसे बड़ा महंगा जिम उसी का है, और बहुत सारे व्यवसाय है जो टाटा बिरला का स्तर का है वो उसके पास है। अखिलेश यादव कोई नौकरी व्यवसाय नहीं करते, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री का तनख्वाह आपको पता ही है, लेकिन वो 1000 करोड़ से ऊपर का होटल बना रहे हैं लखनऊ में। इसीलिए आपको हिपोटाइज किया गया है कि आप ये सब पूछ ना लें कि पिछड़ी में तुम कहाँ से पिछड़ी हो गए। अब आते हैं दलित में। मैं उत्तर प्रदेश का ही बात करूं, अच्छा पिछड़ी क्यों हो रही, तब जरा बिहार की कर रहे थे, पड़ोसी राज्य है, हमारा ससुराल भी है, हमारा ननिहाल भी है। बिहार से हम तो कम से कम, मैं जहाँ का हूँ वो यूपी बिहार से जुड़ा हुआ एक दूसरे आदमी रिश्तेदारी से, पड़ोस से। अब बिहार में लालू प्रसाद यादव पिछड़ी जाति की राजनीति के फायदा लेकर के मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव वेटरनरी अस्पताल के चपरासी वार्ड में एक कमरे के मकान में अपने 5-6 भाइयों और भतीजों के साथ जमीन पर सोते थे। 10 बाई 10 के कमरे में 6 आदमी सोते थे, तो एक आदमी कहीं से कितना जमीन आता होगा आप जान लीजिए। आज पिछड़ी की राजनीति करके लालू प्रसाद यादव के पास कितनी संपत्ति है, एक बार में लालू जी का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बता पाएगा। और अब उनका जो बेटा खींच खाच कर मैट्रिक पास कर चुका है और उम्र में बड़ लेकिन सर्टिफिकेट में छोटा है, वो BMW में घूमता है। BMW में कोई पिछले घूम रहा है, इससे हमको परेशानी नहीं है। परेशानी इसलिए है कि जो वहाँ का वाकई अहिर है, जो कि स्नातक परास्नातक है, वो अभी साइकिल पर पंचर लगा रहा है, क्योंकि उसके लिए स्कोप नहीं है। स्कोप लालू जी अपने बाद अपने बेटे को दिए। वो बेटा जो मैट्रिक तक भी पास नहीं किया, उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो यादव उसका हाय हाय जय जय करता है जो परास्नातक है। यही पिछले की राजनीति है, और यही राजनीति लोग चाहते हैं कि इस पर कोई उंगली ना उठा ले। इसीलिए अब ये चीज़ पुराना हो रहा है, तो जातीय आधार पर जनगणना का संगोपा छोड़ा जा रहा है, ताकि आप हिपोटाइज रहें, आपके पास और कोई सोचने का मौका ना मिल जाए, इसलिए जातीय आधार पर। दूसरी बात दलित वर्ग। दलित वर्ग में भी बिहार में है, तो बिहारी की बात करें। दलित वर्ग में रामविलास जी मेहनत करके आगे बढ़े, इसमें कहीं कोई दो नहीं, लेकिन हम रामविलास जी का बेटा चिराग कहाँ से दलित रहा? चिराग के पास कहाँ से सामाजिक अपमान की हैसियत किसी के पास है, कोई चिराग पासवान को सामाजिक अपमानित कर दे? तो क्या पूरे बिहार में हाजीपुर विधानसभा लोकसभा सुरक्षित सीट से रामविलास के बाद चिरागे पासवान लड़ेगा, और पशुपति पारस लड़ेगा, रामचंद्र पासवान लड़ेगा, प्रिंस पासवान लड़ेगा? ये उन्हीं के अपने कुनवे के लोग। पूछा जाए कि भाई चिराग पासवान, ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी दुसाध जाति की राजनीति करके कितने दुसाध का भला किए, कितने दुसाध समुदाय के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया? एक भी बढ़ाया क्या? किसको बढ़ाया? रामचंद्र पासवान उनका अपना भाई, पशुपति पारस उनका अपना भाई, जो अभी उनको दगा दे दिया उनके मरने के बाद, भतीजे को पटकनी दे दी। खुद बेटा चिराग पासवान, भतीजा पशुपति पासवान, प्रिंस पासवान, प्रिंस राज, ये सब उनके अपने परिवार के लोग बड़े। अब ये कोई सोच ना ले, इसलिए बड़े ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती इसी दिल्ली के नगर निगम में मास्टरनी थी। आज
एक नंबर पे हजारों करोड़ की संपत्ति है। अब बताइए क्या उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग से एक मायावती थे और कोई नहीं था? दलित वर्ग के आरक्षण के लाभ एक मायावती लूट रही है और अब मायावती के बाद उसका भतीजा लूटेगा। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में दलित आरक्षण का लाभ सिर्फ एक ही आदमी लेगा। इन्हीं सब लड़ाइयों को अब कुछ लोग, जो कि सोशल मीडिया पर दलित वर्ग भी समझदार हो गया है, वही पूछने लगा है कि भाई बहन जी हटिए, फुआ जी हटिए, हमें आने दीजिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों से परेशान होकर के, और चूंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ऐसी है जो देश में कुछ दिन तक लग रहा है कि राजनीति सफल होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी उसी हथियार से विपक्ष को मार रहे हैं जो विपक्ष अब तक चलाता रहा है। अब तक विपक्ष जात की, धर्म की राजनीति किया और उसी के बल पर अपना कुनवा कमाया। नरेंद्र मोदी ने उसी हथियार से उसको मारा। मतलब जब वो मंत्रिमंडल विस्तार किए तो उन्होंने प्रतिभा नहीं देखा, उन्होंने जात देखा। बिहार में जब उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा दो तो उन्होंने दोनों जातीय आधार पर बनाया, प्रतिभा के आधार पर नहीं बनाया। अब लोगों को लग रहा है कि यार ये तो हमारे हथियार से हमको मारा है, तो हम तो फिर हम मूंगफली बेचेंगे। तो इस कोहराम मचाओ, कुछ और मुद्दा ले आओ, क्योंकि हमारे देश में तो मुद्दा ले आया जाता है, उसका हल नहीं ढूंढा जाता। तो अब जातिगत आधार पर जनगणना की मांग, अब तक आरक्षण की मांग थी। अब आरक्षण का लाभ राजनीति में अब रहा नहीं। क्यों? क्योंकि अब आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दलित का बेटा जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बन गया है, चीफ सिक्योरिटी जस्टिस डीजीपी तक बन गया है, तो अब उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि कोई दलित पिछड़ा है। अब जो पिछड़ा है वो मानसिक पिछड़ापन है, पढ़ने में कमजोर है, मेहनत नहीं करना चाहता है, वो बैसाखी के साथ चलना चाहता है। तो बैसाखी से अब चल सकते हैं, दौड़ नहीं सकते, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप आरक्षण कितना ही दे लो। तो अब एक नया स्वरूप निकाला जा रहा है कि अब जातीय आधार पर जनगणना हो, ताकि समाज में विधि हो। मित्रों, इसका परिणाम कितना खतरनाक होगा ये आप नहीं जानते। मैं आपको 1 मिनट और समय लूंगा, आपको बता देता हूँ। अगर जातीय आधार पर जनगणना आ गया और मुझे पता चल जाएगा कि यार इस देश में तो सबसे ज्यादा क्षत्रिय समाज है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तलवारें खींच जाएगी कि भाई हम सबसे ज्यादा है। और तुमने कहा था ना कि जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो हमको दे, तू बाहर निकल। और अगर मान लो पंडित जी को लग जाता है कि उनकी बड़ा है, तो वो बेचारे त्रिशूल निकाल लेंगे। अगर पिछड़े वर्ग को लगता है कि हमारी बड़ा है, तो वो बोले भाई तू बाहर निकल। मतलब जातीय संघर्ष सड़क पर ले आने का ये साजिश है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई विदेशी साजिश है, ये हमारे देसी नकारे नेताओं की साजिश है, जो हम लोगों को आपस में लड़वा करके अपना मजा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जातीय आधार पर संघर्ष फैल जाए, क्योंकि उनके पास तो एनएसजी कमांडो है, उनके घर के बाहर तो पुलिस की फोर्स है। बेफोर्स में जो लोग हैं वो बेमौत मारे जाएंगे, वो पीछे जाएंगे। और आरक्षण पक्ष की लड़ाई हो या आरक्षण के विपक्ष की लड़ाई हो, फायदा या आम आदमी को कभी नहीं मिला। ना तो आरक्षण के पक्ष में बात करने वाले वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला, न आरक्षण के विपक्ष में बात करने वाले किसी पक्ष वाले को मिला। फायदा उन्हीं 2-10 लोगों को मिला है जो 1990 में जब से जातीय संघर्ष ज़्यादा तेज हुआ है तब से आज तक। आप अंत में यही बता देता हूँ कि 1990 में जब आरक्षण के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लगाया मंडल कमीशन की रिपोर्ट, तो 90 से 21 तक कितने पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण हुआ? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बिहार में लालू प्रसाद यादव। दलित में उत्तर प्रदेश में मायावती और बिहार में रामविलास पासवान। उसके बाद अगर किसी का कल्याण हुआ है तो आप हमको बता दीजिए कि राकेश परमार तू झूठ बोल रहा है, दलित वर्ग में इतने लोग एमपी बन गए, इतने लोग वो हो गए। जबकि पिछड़ी और दलित वर्ग के लिए कुछ संसदीय सीटें आरक्षित है, तब भी वो खाना पूर्ति के लिए आते हैं, लाइमलाइट से वो बाहर हैं। चूंकि चुनने की मजबूरी है, संविधान में प्रावधान है कि कुछ सीटें दलित के लिए और पिछड़े के लिए आरक्षित रहेंगी, कुछ आदिवासी के लिए होंगे, तो उस पर बिल्कुल नॉमिनेशन जैसा आदमी बुलाया जाता है। सदन में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती, क्योंकि उनका नेता उस भागीदारी का फायदा उठाता है और वही उसका फायदा भी लेता है।
इन्हीं सब चीज़ों को बचने के लिए और देश में जातीय संघर्ष ना छिड़ जाए और देश एक बारूद में तिल्ली न मार दे, आप इसका विरोध कीजिए। हम तो जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं, प्रतिभा का सम्मान हो। हाँ, आप अगर कह रहे हैं कि पिछड़ी और पिछड़ा है तो आप जात हटा के गरीब कर दीजिए कि अब से गरीबों का सीट निर्धारित किया जाता है कि विधानसभा, लोकसभा, पंचायत में इतने सीट गरीबों के लिए आरक्षित है, वो निर्विरोध जीतेंगे, उनके विरुद्ध कोई नहीं होगा, या गरीब ही गरीब से मुकाबला करेगा। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि जैसी गरीबी रिजर्वेशन में आएगी, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, रामविलास और मायावती का पत्ता कट जाएगा, क्योंकि ये तो ऑफिशियली 1 नंबर में अरबों रुपये की संपत्ति रखे हुए हैं, तो गरीबी से हट जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उनकी राजनीति ना खत्म हो और इस देश से गरीबी खत्म ना हो, इसी बात की मांग और इसी बात की इच्छा से वो सब आपको आपस में लड़वाते रहते हैं। उनकी साजिश समझिए। और जात से बड़ा राष्ट्र होता है, ये राष्ट्र है तभी जात है। ध्यान रखिए, ये सारी जातियाँ थीं लेकिन अंग्रेज के गुलाम थे, तो हमको अपनी आज़ादी नहीं थी, ना पूजा की ना स्वतंत्रता से रहने की। जब अंग्रेज की इच्छा होती थी तब हमको जूता मारने लगता था। आप समझिए कि अभी क्या स्थिति उससे बड़ी है या बुरी है। आप सोचिए और इसका विरोध कीजिए। किसी भी विद्वेष को रोकने के लिए आपका समर्थन जरूरी है। अगर आप समर्थन देंगे तो इस देश में एकता आएगी, समरसता आएगी। समरसता इस देश में कायम रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार किसी भी आधारित जाति आधारित जनगणना और जाति आधारित आरक्षण का विरोध करते हुए आप सबको साधुवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।